हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा लास्ट टॉपिक जो था क्रिया, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच, तो जल्द से जल्द इसमें अपना एनरोलमेंट कराइए। ये इसका क्या प्रोसीजर है, इन सभी की जानकारी आपको नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके प्राप्त हो सकती है। तो यानी कि जितनी भी आप जानकारी लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करिए। उसमें एक फॉर्म है जिसमें आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए लिया गया है, तो उसमें आप अपनी सारी जानकारी दीजिए और उसे सबमिट करिए और जल्द से जल्द आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो देर ना करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर करने से कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। तो चलिए, आज का टॉपिक हमने जैसे बोला कि हम कर रहे हैं क्रिया के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अभी तक आप लोग जो हैं वो पेन और पेपर लेकर बैठ चुके होंगे अपने आप को चेक करने के लिए, अपना टेस्ट के लिए। तो क्वेश्चन दिखा चुकी हूँ, आंसर करना शुरू करिए और साथ साथ में आंसर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है, क्रिया का मूल रूप डैश कहलाता है। तो मैंने क्रिया का मूल किसे बताया था, किसी भी पेड़ की मूल क्या होती है, यानी कि जड़ होती है। उसी तरीके से क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु, अधातु, नाम धातु या सामान्य क्रिया। तो किसी भी क्रिया यानी कि क्रिया का मूल रूप जो है वो कहलाता है धातु। अब धातु क्या था वो मैंने आपको बताया था, लेकिन तब भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ धातु क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं पढ़ना, हमने क्या बोला, पढ़ना। तो अब पढ़ना में अब ये जो हमारा मेन जो ये शब्द आ रहा है पढ़, ठीक, ये क्या आ रहा है, पढ़। इसी से हमारे सारे शब्द बनते हैं पढ़ से रिलेटेड। जैसे हमने बोला पढ़ो, क्या बोला हमने, पढ़ो। फिर उसके बाद हमने बोला पढ़, पढ़ाई, क्या बोला, पढ़ाई। फिर हमने क्या बोला, पढ़ाया। फिर उसके बाद क्या आया, पढ़ी। फिर आया आपका पढ़वाया। देखिए इतने सारे शब्द बने ना, और सब में जो मेन धातु हमारी क्या थी, वो थी हमारी पढ़। सब में पढ़ धातु सब में आ रही है, बाकी आगे प्रत्यय लग रहे हैं उनमें बदलाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन सब में पढ़ जो है वो मेन रूप से आ रहा है। तो यही आपका क्या कहलाता है, धातु। अब इसमें बहुत सारी धातु आती हैं आपकी, चल आती है, हंस आती है, फिर आता है बोल आता है, बहुत सारी आती हैं। तो ये सभी आपकी क्या रहेंगी, हंस, बोल, बैठ, हाँ। तो ये सभी आपकी मेन धातु हैं और इन्हीं से जो है बहुत सारे प्रत्यय लगाकर इनके शब्द बनते जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। अब ऑप्शन में आप देख लो क्या है, एक कर्मक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर बहुकर्मक क्रिया तो होती नहीं, जो है वो आपकी ये होती है दुकर्मक और एकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं और दूसरी क्या है, अकर्मक क्रिया। अब है यहाँ पर हमें जब कोई भी वाक्य दिया गया है तो उसमें सबसे पहले क्रिया निकालनी है, रोने लगा। क्या आ रहा है, सबसे पहला आपका रोने लगा। अब रोने लगा जो है वो उसका फल किस पे पड़ रहा है, किसी चीज पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अब उसको हमने पता करने के लिए क्या बताया था, क्या और किसे, ये 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। चलिए हम प्रश्न करते हैं, क्या रोने लगा, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन रोने लगा। तो ये हमें उत्तर नहीं मिला, क्या से उत्तर नहीं मिला। फिर क्या रोने लगा, किसे रोने लगा, तो किसे, अगर किसे रोने लगा तो यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये हमारी क्या हो गई, एक अकर्मक क्रिया है। तो सही ऑप्शन है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया को मूल रूप से बनाने के लिए कर जोड़ा जाता है। अब किसमें कर जोड़ते हैं हम लोग, वो कौन सी है, सामान्य रूप में, संयुक्त क्रिया में, या प्रेरणार्थक क्रिया में, या पूर्वकालिक क्रिया में। जब हम क्या जोड़ते हैं वो आपकी होती है पूर्वकालिक क्रिया में हम जो है जोड़ते
हैं। किसमें जुड़ते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा रो रो कर सो गया, तो अब वो रो रो के पहला उसने काम कर लिया, उसके बाद दूसरा दोनों, यानी कि एक से पहले दूसरी क्रिया संपन्न हो चुकी होती है। नेक्स्ट आते हैं, कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद थे? 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, जो क्रिया कर्ता स्वयं ना करके किसी से करवाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे हम नहीं करें और दूसरे से करवाएं तो वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया। जहां पर हम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं तो वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि हम दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं उसे करने के लिए। जैसे हमने बोला माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो वो क्या हो गई? वाती होगी, वो आपका आया। फिर है, रंगना कैसी क्रिया है? रंगना कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया। अब ये जो रंगना शब्द आप देख रहे हो, रंगना, ये किससे बना है? ये रंग से बना है, और रंग जो है वो क्या है? बेसिकली एक संज्ञा शब्द है। तो क्या बताया था? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो कौन सी क्रिया कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। प्रश्न संख्या 8 है, जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक क्रिया के रूप में किया जाता है तो कौन सी क्रिया कहते हैं? जब एक से अधिक का किया जाता है, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो जब एक पद के अलावा मतलब 2-3 पदों से जोड़कर एक क्रिया बनाई जा रही है तो वो क्रिया कौन सी होती है? वो क्रिया कहलाती है आपकी संयुक्त क्रिया, क्योंकि उसमें कई पद जुड़कर एक क्रिया, क्योंकि उसमें मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी होती हैं। तो वो हमने जैसे क्या बताया, क्या है? हाँ, माँ कपड़े धो रही है। अब हमने ये बताया ना, तो यहां पर 1, 2, 3 पदों से जो है वो बनी है क्रिया। ठीक है, 3 पदों से क्रिया बनी है, जिसमें ये पहली हमारी मुख्य क्रिया है और बाकी ये दो हैं ये हमारी क्या है? सहायक क्रिया है। कौन सी क्रिया आ रही है? ये हमारी सहायक क्रिया। तो सिंपल हमारा सीधे यहां पर क्या हो जाता है, आप देख रहे हो कि उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। क्यों? क्योंकि ये कई पदों से मिलकर बनी है। प्रश्न संख्या 9 है, मजदूर पुल बना रहे हैं में कौन सी क्रिया है? अब आपको बताना है। क्या दिया गया है? मजदूर पुल बना रहे हैं, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया या नाम धातु क्रिया। अब अगर हम देखें तो सामान्य क्रिया हमको नहीं दिख रही, नाम धातु भी नहीं दिख रही है। अब एकर्मक या द्विकर्मक है। एकर्मक क्रिया में एक कर्म रहता है, द्विकर्मक में 2 कर्म रहते हैं। तो इसमें कितने कर्म हैं? पहला क्वेश्चन वही है, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जहां पर दोनों ही कर्म मौजूद हो, क्या और किसे, दोनों वाले। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, मजदूर क्या बना रहे हैं? तो उत्तर हमें मिला कि पुल बना रहे हैं। ठीक है, किसे बना रहे हैं? पुल बना रहे हैं। लेकिन किसे के एवज में क्वेश्चन में आंसर तो मिला, लेकिन दूसरा आंसर नहीं मिला, सेम वही आंसर मिला। तो ये सीधे सीधे क्या है? एक कर्मक क्रिया है। कौन सी? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कर्म दिया गया है। फिर है, रूपम नाच रही है में कौन सी क्रिया है? रूपम नाच रही है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो देखो, पहला तो है वो नचवा नहीं रही, प्रेरणार्थक नहीं है, नाम धातु नहीं है क्योंकि नाचना जो है वो क्रिया धातु से ही बने हैं, ये किसी की संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से नहीं है। फिर द्विकर्मक नहीं है क्योंकि यहाँ कर्म है ही नहीं। तो सीधे सीधे ये क्या है? एक जो है संयुक्त क्रिया है, क्योंकि नाच रही है, ये 3 जो हैं पदों से मिलकर बनी है। नाच रही है, ये 3 पदों से मिलकर जो है क्रिया बनी हुई है। प्रश्न संख्या 11 है, क्रिया कहते हैं, किसको कहते हैं? कार्य को करना बोलते हैं, कार्य का करना या होना पाया जाए उसे बोला जाता है, कार्य को पूरा करना बोला जाता है, या कार्य के बारे में सोचना बोला जाता है। तो आप यहां देख रहे हो, क्रिया कहते हैं जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाए। शर्माना क्रिया है। शर्माना क्रिया क्या है? शर्माना नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है?
शर्माना क्रिया बनी है शर्म से। किससे बनी है? शर्म से। अब शर्म क्या होती है? शर्म हमारा जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। किससे है? शर्म जो है वो एक भावना है, तो जाहिर सी बात है भाववाचक संज्ञा हुई और उससे शर्माना बना है। तो जब हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जब हम क्रिया बनाते हैं तो वो हमारी कहलाती है नाम धातु क्रिया। तो ये आपका क्या है? नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट आते हैं, वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म हो तो वह होती है। जब वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के साथ हो तो क्या कहलाती है? कर्म की क्रिया, सकर्मक क्रिया, तात्कालिक क्रिया या अकर्मक क्रिया। जाहिर सी बात है क्रिया अगर कर्म के साथ है तो वो सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी ना। तो सही ऑप्शन क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें दो कर्म हो। जैसे कि यहाँ पर हम दो कर्म वाला एक वाक्य लिख देते हैं। जैसे पहला है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले देखेंगे क्या है। नर्स करता है, नर्स क्या है? वो करता है। क्रिया क्या है? पिलाती है। तो पिलाती जो बेसिकली हमारा है ये क्या है? मुख्य क्रिया है। और है हमारी क्या है? सहायक क्रिया। ठीक, अब यहां पर दो कर्म निकल रहे हैं। ठीक है, कैसा कर्म है देखिए, आपको पता करना है। दो क्वेश्चन वर्ड्स मैंने दिए थे, क्या और किसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले क्या पिलाती है? क्या पिला रही है? दवा पिला रही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी कि ये क्या है? कर्म नंबर 1। ठीक है, आंसर मिल चुका है इसे, कर्म नंबर 1। फिर क्या क्वेश्चन पूछेंगे? किसे पिलाती है? तो उत्तर क्या आया? रोगी को पिलाती है। तो ये हमारा हो गया कर्म नंबर 2। तो इस तरीके से हमें दोनों कर्म मिल गए। इसमें मिला ना दोनों कर्म। तो इस तरीके से जब हमें दोनों कर्म मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही कर्म मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या कहलाएगी? ये द्विकर्मक। ठीक है ना, ये आपका ये जो द्विकर्मक है ना, ये वाली द्विकर्मक क्रिया हमारी रहेगी। समझ गए ना? तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया निकल कर आ गई। सही ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया। मैंने आपको यहाँ पर द्विकर्मक को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन बचा हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट आते हैं, एकर्मक क्रिया को सदैव कहते हैं। एकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? एकर्मक क्रिया मतलब एक ही कर्म उसके अंदर है। तो एकर्मक क्रिया हमेशा कहलाती है सकर्मक क्रिया। ये क्वेश्चन आया है जो मैंने पहले आपको ये चीज क्लियर कर दी थी जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। क्या है? द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया। तो वो हमेशा कहलाती है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया के भेद हैं। सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सही ऑप्शन है, 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, तात्कालिक क्रिया में घटती है। तात्कालिक क्रिया में घटती है। क्या घटती है? मुख्य क्रिया से पूर्व एक क्रिया घटती है। क्रिया व कर्म एक साथ प्रयोग होते हैं। मुख्य क्रिया के पश्चात एक क्रिया घटती है या इनमें से कोई नहीं। तो तात्कालिक क्रिया में क्या होता है? मुख्य क्रिया से पूर्व एक क्रिया घटती है। तात्कालिक क्रिया यानी कि जिसे आप पूर्वकालिक क्रिया भी समझ लो, तो उसमें हमारा क्या होता है कि जैसे बच्चा रो रो कर सो गया तो तुरंत ही अभी एक घटना घटी और फिर उसके बाद दूसरी मुख्य क्रिया घटती है। नेक्स्ट आते हैं, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करवाता है तो क्या कहलाता है? जैसे मैंने बोला कि हम दूसरे से, जैसे नेहा से पत्र राम नेहा से पत्र लिखवाता
है। तो अब इसमें क्या है, जो मेन है कि यहां पर क्या दिया, जब कर्ता स्वयं ना करके किसी से करवाता है। तो अब इसमें जो है राम जो है वो करता है, ठीक है, और क्रिया क्या करवा रहा है, लिखवाता है। ये क्रिया है जिसमें मुख्य क्रिया और आपकी सहायक क्रिया दोनों शामिल हैं। अब वो कर्म क्या करवा रहा है, पत्र लिखवाने का करा रहा है, लेकिन किसी और से करवा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाए, किसी और से करवाने के कारण ये हमारा कहलाता है प्रेरणार्थक, क्योंकि राम जो है वो नेहा को लिखने के लिए प्रेरणा दे रहा है कि तुम लिखो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो सही ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब मुझे ढूंढना है सकर्मक क्रिया। तो पहला है पक्षी उड़ता है। अब पक्षी अगर उड़ता है तो यहां पर अगर हम उत्तर पूछें क्या कहते हैं देंगे, क्या उड़ता है, नहीं, क्योंकि पक्षी के लिए हम सही वर्ड यूज करेंगे कौन उड़ता है, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चा रोता है। क्या रोता है, किसे रोता है, दोनों से आंसर नहीं मिला हमें। फिर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां हमको उत्तर मिल गया, तो ये हमारा है। नेक्स्ट है राधा नाचती है। क्या नाचती है, किसे नाचती है, उत्तर नहीं मिला, तो यहां पर हमें उत्तर मिल रहा है क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये ऑप्शन मिलने के कारण ये हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म हैं। अब आपको यहां पर दो कर्म वाली क्रिया को ढूंढना है। पहला है रमेश ने फल खरीदा। अब रमेश ने क्या खरीदा, फल खरीदा। किसे खरीदा, नहीं आंसर मिला, तो यहां पर सिर्फ एक कर्म है। फिर आते हैं मनोज ने अच्छा खाना पकाया। मनोज ने क्या पकाया, अच्छा खाना पकाया, ठीक है, क्या बताया, खाना पकाया। किसे पकाया, खाना पकाया, तो दोनों ही आंसर में हमको जो है नहीं मिल रहा है, एक ही हमको आंसर मिल रहा है, क्या पकाया, अच्छा खाना पकाया, तो यहां पर सिर्फ एक कर्म है। फिर आते हैं सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। अब सुरेश ने क्या दिया, खिलौना दिया, ठीक है। फिर है किसे दिया, मुकेश को दिया, तो यहां पर हमको दोनों ही कर्म मिल गए, यानी कि ये द्विकर्मक होगी, ठीक है। राधा अच्छा नाची। राधा क्या नाची, नहीं है, नहीं है, इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो ये तीन तो सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहां पर थर्ड नंबर वाला सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, ये द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हमको मिल रहे हैं, तो ये कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। फिर आते हैं निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जहां पर एक क्रिया खत्म होने के बाद ही हमारी दूसरी, मुख्य क्रिया से पहले जस्ट एक क्रिया संपन्न हुई हो। क्या है, हम पिछले साल जयपुर गए, ठीक है, तो अब पिछले साल जयपुर गए तो उसमें गए थे, तो उससे पहले कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, तो ये नहीं है। हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई। अब यहां पर तो एक ही क्रिया है, धूमधाम से मनाना, तो ये भी नहीं है। मैं कपड़े धोकर खेलने गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं दो कर्म हैं, एक है धोकर और फिर खेलने गया, दो क्रियाएं। तो पहली मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया हमारी आ रही है खेलने की, ठीक है, ये हमारी क्या है, मुख्य क्रिया। पर उससे पहले एक क्रिया और संपन्न हो गई जिसे हम पूर्व क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे पूर्व क्रिया बोलते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा पूर्वकालिक क्रिया का है। कल मैं गांव गया, इसमें है ही नहीं, तो सिंपल है, गा वाला हमारा इसमें जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि एक क्रिया से पहले तुरंत ही एक क्रिया संपन्न हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं वह खाना खा रहा है। क्या है, वह खाना खा रहा है। वाक्य में क्रिया का काल है, अब आपको बताना है अभी भी वो खा रहा है, तो इसलिए ये सीधे सीधे हमारा क्या हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट आते हैं तू पढ़। वाक्य में काल है, तो यहां पर आज्ञा दी जा रही है, तो सीधे सीधे ये हुआ आज्ञार्थक वर्तमान काल। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया का वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया अब क्या है, इसमें देखिए, जिसमें कर्म नहीं है। राम गिलास से दूध पीता है। दूसरा है लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है।
दूसरा, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, लड़की गा रही है। तो अब क्या है, राम क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, यानी कि इसमें हमें एक कर्म मिल रहा है। फिर दूसरा है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें एक कर्म मिला। फिर दूसरा आता है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, पुस्तकें पढ़ रही हैं, इसमें भी कर्म है। फिर आते हैं, लड़कियां गा रही हैं, क्या गा रही हैं, नहीं है, किसे गा रही हैं, नहीं है, तो इसमें किसी भी तरह का कर्म है ही नहीं, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है, घा वाली आपकी अकर्मक क्रिया आती है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको क्या करना है, जिसमें कर्म हो उस क्रिया को आपको ढूंढना है। क्या है, राधा अभी जयपुर होकर आई है, क्या राधा अभी जयपुर होकर आई है, क्वेश्चन करिए। आई है हमारा यहां पर, आई है जो क्रिया है, क्या आई है, किसे आई है, नहीं पता। बंदर केला खाता है, क्या खाता है, केला खाता है, तो इसमें हमको कर्म मिल गया, एक कर्म मिल गया, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। फिर है, सांप रेंगता है, क्या रेंगता है, किसे रेंगता है, नहीं पता, तो ये भी, क्योंकि देखिए कौन रेंगता है पर ये सही आएगा, क्योंकि हम क्या शब्द जो है वो निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सांप सजीव है, इसलिए का क्या रेंगता है, तो मिल रहा है उत्तर सांप रेंगता है, लेकिन ये कर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ ये लगाएंगे कौन रेंगता है, हम क्या शब्द हमेशा निर्जीव के लिए लगाते हैं। फिर आते हैं, अब मैं क्या करूं, अब इसमें भी किसी तरह का कर्म नहीं है, तो सकर्मक क्रिया आपकी क्या है, बंदर केला खाता है, ये एक सकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा अध्याय खत्म तो कर लिया, लेकिन ये ध्यान रखिए हमेशा रिवीजन करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। अब आप चेक करिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, उसी हिसाब से काम करिएगा। अब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये कि क्लास 6 to 8 के लिए अद्भुत बैच इंग्लिश मीडियम का शुरू हो चुका है, और ये जो बैच शुरू हुआ है इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सभी की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। और इसका पैटर्न क्या रहेगा, जिसमें हम आपको कराएंगे बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, वन शॉट रिवीजन रहेंगे, ई नोट्स रहेंगे, टेस्ट एंड सॉल्यूशंस रहेंगे, माइंड मैप वीडियो, MIQs, MCQs, ये सभी कुछ जो है आपको मिलेगा। ऑलरेडी ये आपको 50% डिस्काउंट में अभी मिल रहा है, मतलब स्पेशल ऑफर अभी राइट नाउ 50% चल रहा है। लेकिन अगर आप मैग्नेट 10 करके ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी कि अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको टोटल 60% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इससे भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपको दिया गया है 7049597408, आप इस पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके ओपन कीजिए, उसमें एक फॉर्म है, कुछ आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, उसे दीजिए, आप उसे सबमिट करेंगे और जल्द से जल्द ही सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी इस अद्भुत बैच को लेकर। तो ये बैच शुरू हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। तो ये ऑफर छोड़िएगा नहीं, फटाफट इसको ग्रैब करिए और जल्दी से पढ़िए। तो ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक तो खत्म हुआ, लेकिन अभी नए टॉपिक और लेकर आऊंगी, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।